तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या बताया गया इसमें? द स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन विच डिवाइड्स द एरिया फॉर्म्ड बाय द कर्व्स दिस एंड दिस इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, ये तीनों जो कर्व है, इन तीनों कर्व का जो कॉमन रीजन है, ठीक है, तीनों कर्व का जो कॉमन रीजन है उसको क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन डिवाइड कर रहा है इक्वल हाफ्स में। तो एक बात देखो, ध्यान रखो, अगर कोई प्रॉब्लम एरिया अंडर द कर्व से है तो पहला स्टेप ये होता है कि उस फिगर का डायग्राम बनाना। विदाउट फिगर उसको तुम प्रोसीड ही नहीं कर सकते हो। तो हम लोग का काम ही यही है कि पहले ये जो तीनों कर्व है इसका फिगर बनाना। तो y इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1, ये तो बन जाएगा। ये जैसे y इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये देख करके ही मालूम चल रहा है कि ये पैराबोला का इक्वेशन है। अभी पैराबोला दिखने में कैसे होगा ये तुम्हें पता लगाना है। तो देखो, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में ट्रांसफर किया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस 1। अब ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में आ रहा है, ये इस फॉर्म में आ रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay। और मुझे पता है कि अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसका जो शेप होता है, उसका जो शेप कुछ इस तरीक़ा से होता है, ठीक है। अब देखो, ये तो इसका वर्टेक्स तो मेरा वाई एक्सिस पर है नहीं, इसका जो वर्टेक्स है वो 1,1 पर होगा, ठीक है। वर्टेक्स निकालने का तरीका ये है, एक्स के जगह 0 बैठा दो और वाई के जगह 0 बैठा दो, तो ये 1,1 हम लोग का यहाँ से निकल आया। अब देखो, तुम यहाँ पर देख रहे होगे कि ये जो पैराबोला है ये ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये कैसे पता चला? ऑब्वियसली अगर तुम 0 और 0 बैठाओगे तो ये सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन। तो ऑब्वियसली जो पैराबोला है ये ओरिजिन से पास कर रहा है। अब करना क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो पहला हम लोग का जो कर्व है ये डायग्राम बन चुका है, ठीक है। और x इक्वल्स टू 1 इसका भी हम लोग बना चुके हैं, और ये y इज इक्वल्स टू 0। तो अगर देखा जाए तो कॉमन रीजन कौन सा हो रहा है, तो ये जो है ना पोर्शन, ये हम लोग का कॉमन रीजन के अंडर आ रहा है, ठीक है। जहाँ पर तीनों मतलब कर्व है, पैराबोला भी है, ये y इज इक्वल्स टू 0 भी है, और x इज इक्वल्स टू 1 है। अब क्या बताया गया है? अब ये बताया गया है जो स्ट्रेट लाइन है, यानी कि हम लोग का ये वाला लाइन जो है ये क्या कर रहा है, इस कॉमन रीजन को डिवाइड कर रहा है इक्वल हाफ्स में, यानी a1 इज इक्वल्स टू a2, ठीक है। अब देखो, a1 निकालना आसान है, ये तो तुम निकाल ही लोगे। तो हम लोग का ये a1 निकला, और a2 क्या निकलेगा, ये a2 निकला। अब देखो ध्यान से, ये a1 हम लोग क्या किए हैं, एक सेकेंड, देखो ये जो है ये y2 है, ठीक है। और इसको तुम y1 मान के चलो, ये y2, ठीक है, और ये y1। तो a1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डॉट dx, ठीक है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये। तो y2 हम लोग का ये रहा, ये हम लोग को यहाँ से मिला, ठीक है। इसे हम लोग y2, इसको हम लोग y2 कंसिडर किए हैं, इसका वैल्यू 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, और माइनस y1 जो कि हम लोग y इज इक्वल्स टू mx कंसिडर किए। अच्छा, स्ट्रेट लाइन जो है ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है उसका इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx ही होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इज इक्वल्स टू a2, और a2 का वैल्यू क्या होगा, सिंपल से बात है, y2 डॉट dx, सॉरी y1 डॉट dx, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर हमें m का वैल्यू मिल जाएगा जो कि 2/3 होगा। अब इस 2/3 मिला तो सिंपल इस इक्वेशन में तुम बैठा दो, और हम लोग का जो स्ट्रेट लाइन होगा वो y इज इक्वल्स टू 2/3x निकला। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, और ये इजी लेवल कैटेगरी में रखूँगा, ठीक है। देखो, इसमें कुछ करना नहीं था, बस तुम्हें ये फिगर बनाना आना चाहिए था। ये जो फिगर है, ये डायग्राम जो है दिख रहा है तुम्हें, बस ये बनाना आना चाहिए था। अगर ये बना लिए तो प्रॉब्लम में कुछ नहीं था, बाकी बस कुछ नहीं था, ये सब तो आता ही था तुम लोग को। बस ये ध्यान रखना कि कोई भी अगर एरिया का प्रॉब्लम है तो पहला स्टेप यही होता है कि मुझे वो दिखे कैसे,
तो उसका तुम फिगर ज़रूर बनाना, तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं होने वाला। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 मैक्सिमम एक्स स्क्वायर कॉमा 6x माइनस 8। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 0 से लेकर के 5 तक का बीच में जिसका वैल्यू मैक्सिमम होगा मुझे उसे लेना है। यानी मेरे पास देखो दो ठो वैल्यू है, एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और एक क्या है 6x माइनस 2। मेरे पास ये दो ठो है, इसको तुम y1 मान लो, ठीक है, और इसको हम लोग y2 मान ले रहे हैं। y1 मतलब एक्स स्क्वायर हुआ और y2 मतलब 6x माइनस 8 हुआ। तो 0 से लेके 5 का बीच में जिसका वैल्यू मैक्सिमम होगा मुझे वही लेना है, ठीक है, और उसको जो मैक्सिमम नहीं है उसे मुझे नहीं लेना है। तो देखो यहाँ पर भी पिछले मैथ की तरह ही है, तुम्हें डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर फिगर नहीं बनाने आ रहा है तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका फिगर तो काफ़ी आसान है बनाना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो देखो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का हम लोग का फिगर ये रहा, ठीक है, और ये क्या है y इज इक्वल्स टू 6x माइनस 8। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो काफ़ी आसान है बनाना। ये रहा, ध्यान दो यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है वो -8 है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस -8, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लिए है 0, -8। अब देखो ध्यान रखो, हम लोग तुम क्वेश्चन ये भी तुम्हारा हो सकता था कि हम लोग तो ये पैराबोला बना दिए, ठीक है, और ये हम लोग स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन बना दिए। तुम्हारा ये भी क्वेश्चन हो सकता था कि मैंने इसको इस तरीक़ा से क्यों बनाया, हमने इसको इस तरीक़ा से भी तो बना सकता था। तो हाँ, तो देखो इस तरीके का कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए पहला एक काम कर लेना, अगर 2 ठो 3 ठो कर्व रहा ना, तो पहला ये काम ज़रूर करना है कि कहाँ-कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ज़रूर निकालना, अदरवाइज़ तुम्हें एक्यूरेट फिगर क्या होगा वो पता नहीं चल पाएगा। तुम्हारा डाउट रह जाओगे, हाँ ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ज़रूर निकालना। तो यहाँ पर जैसे मैंने देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला हुआ है, ठीक है, जो कि 4,16 और 2,4 आया है। तो यहाँ पर 4,16 और 2,4, ठीक है, इसको ज़रा मैं इरेज कर लेता हूँ। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का फ़ायदा ही ये हुआ कि मुझे प्रॉपर मैं फिगर को बना सका, अदरवाइज़ मैं ये नहीं बना सकता। अब हम लोग का प्रॉब्लम शुरू होता है, क्या, 0 से लेकर के 5 तक बीच में, जैसे ये है 0, ठीक है, देखो ये dx है, तो ऑब्वियसली ये जो 0 to 5 है ये एक्स एक्सिस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, तो ये 0 है और 5 किधर होगा, जैसे ये तो 4 है हम लोग का, ये 4 है, तो 5 ऑब्वियसली यहाँ पर ही कहीं होगा, तो मान लो ये 5 होगा। अब ध्यान दो, जैसे इसका डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये पैराबोला हो गया, ठीक है, और ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन हो गया। अब ध्यान दो, ये क्या है 4 है, ये 4 है। अब तुम ही सोचो, ये क्या कभी दोबारा कभी इंटरसेक्ट करेगा, कभी नहीं करने वाला है, और वैसे भी हम लोग को इंटरसेक्शन पॉइंट 2 ही ठो मिला है, तो ये भी हमेशा ऐसे ही बढ़ते जाएगा और ये भी ऐसे ही बढ़ते जाएगा, तो कभी इंटरसेक्ट होने वाला ही नहीं है। समझ में आया? तो देखो ध्यान से देखो, 0 से लेकर के 2 तक बीच में ना, ये जो पैराबोला ये ऊपर की तरफ है, 0 से लेकर के 2 तक बीच में ये पैराबोला जो है ये ऊपर की तरफ है, और इस जो स्ट्रेट लाइन है वो नीचे की तरफ है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू किसका होगा, पैराबोला का। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या किए, इसको ब्रेक कर लिए, इसको ब्रेक किए, 0 से लेकर के 2 तक बीच में मैक्सिमम ये देगा, ठीक है। अब देखो 2 से लेकर के 4 तक बीच में कौन ऊपर में है, स्ट्रेट लाइन जो है वो ऊपर की तरफ है और पैराबोला जो है वो नीचे की तरफ है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन का जो वैल्यू है वो मुझे मैक्सिमम देगा। तो 2 से लेकर के 4 तक बीच में मुझे ये मिला। अब 4 से लेके 5 तक बीच में ऑब्वियसली पैराबोला ही हुआ, क्योंकि देख सकते हो 4 से लेके बाकी जितना भी है 5, 6, 7, 8, मान लो यहाँ पर 5 की जगह 6 दिया रहता है या 7 या 8 या जो भी कुछ 5 से बड़ा, तो हमेशा रिजल्ट हम लोग यही लिखते हैं, क्योंकि देख सकते हो 4 के बाद हमेशा पैराबोला ही जो है वो ऊपर की तरफ है और जो स्ट्रेट लाइन है वो नीचे की तरफ है, ठीक है।
तो बस प्रॉब्लम यहाँ तक ही था। प्रॉब्लम बस यही तुम्हें करना था, ब्रेक करना था। अगर ब्रेक करने आ गया तो ये प्रॉब्लम में कुछ था नहीं। और ऑब्वियसली स्टेप 1 तुम्हारा था फिगर बनाना। अगर फिगर नहीं बनाने आ रहा है तो प्रॉब्लम भी प्रोसीड नहीं हो पाएगा। तो इसका जो आंसर है 43 आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि प्रॉब्लम में कुछ था नहीं, बस फिगर बनाना चाहिए। देखो दोनों प्रॉब्लम में अगर देखोगे तो फिगर ही बनाना था, इसमें भी फिगर बनाना था और इसमें भी फिगर ही बनाना था, कुछ था नहीं। तो चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन से ये प्रॉब्लम लिया गया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इफ दिस, अगर ये है तो मुझे इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो काफ़ी स्टूडेंट तो इसको देख कर के ये प्रॉब्लम छोड़ दिए होंगे। क्यों? पहला बात तो यहाँ पर मॉड है। अब मॉड के अंदर फंक्शन है तो मॉड तो है ही है। तो मॉड देखकर ये पहला स्टूडेंट काफ़ी सारा ये प्रॉब्लम छोड़ दिए होंगे कि नहीं मुझे प्रॉब्लम मुझसे नहीं होने वाला है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम में कुछ करना नहीं था, बस अपना बेसिक अप्लाई करो। अगर बेसिक अप्लाई किए रहते तो प्रॉब्लम अपने आप हो जाता। देखो दो चीज़ ध्यान रखना। पहला कोई की प्रॉब्लम होता है कि उसे देख कर कर के हो जाता है, मतलब पता होता है कि हाँ मुझे इस तरह से प्रोसीड करना है। और दूसरा टाइप का वो प्रॉब्लम होता है जो कि पहले से पता होता नहीं कि इसको प्रोसीड कैसे करना है, लेकिन वो करते करते हो जाता है अगर तुम बेसिक स्टेप फॉलो किए रहते तो यहाँ पर तुम्हें बस बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था। वो क्या था कि अगर कहीं पर x डॉट वाई है, यानी अगर कहीं पर एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन है तो उसे मुझे कुछ भी पकड़ना रहता है। ऑब्वियसली तुम ये चीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन में कई सारे प्रॉब्लम में अप्लाई किए होंगे कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू, एक्स वाई को हम लोग भी पकड़ते हैं और फिर इसको एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ये सिंपल वही करना था और करने के बाद तुम खुद ही समझ जाओगे कि हाँ मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है और फिर थर्ड स्टेप क्या करना है, फिर फोर्थ स्टेप क्या करना है। ठीक है, तो बस पहला स्टेप एटलीस्ट तुम्हें करना था। तो हम लोग ने देखो क्या किया यहाँ पर, हम लोग ने यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू टी पकड़ा। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट हम लोग किए, एक्स डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ओके, अब देखो जैसे ही मुझे ये मिला ना तो बस सिंपल सा चीज़ है। देखो यहाँ पर भी मेरा वही चीज़ ही है, तो इसको देख करके हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम लोग डी टी बाई डी एक्स को हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए और जो बाकी जो चीज़ था बस उसको वैसे का वैसे ही रखे, उससे कुछ किए नहीं हम लोग। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहाँ पर एफ टी, यहाँ पर एफ डैश टी, कुछ याद आ रहा है एफ टी बाई एफ डैश टी करके? देखिए एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि अगर एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, ठीक है, डॉट डी एक्स, अगर ये रहा, अगर ये है तो इसका जो वैल्यू होता है वो एल एन मॉड एफ ऑफ एक्स होता है। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये बेसिक सा फॉर्मूला है, ये इंटीग्रेशन का बेसिक सा फॉर्मूला ये पता होना चाहिए। तो सिंपल सा अब हम लोग बस को रीअरेंज कर दी, कुछ करना नहीं था, बस उसको तुम अरेंजिंग कर दो। अरेंजिंग कर दिए तो देखो अरेंज करने के बाद हम लोग का ये इक्वेशन हो रहा है। तो बस एफ डैश टी बाई एफ ऑफ टी डॉट डी टी को हम लोग एल एन एफ टी कर दिए और ये मॉड में होगा, ध्यान रखना ये मॉड में होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो मॉड में है तो ये भी मॉड में ही होगा। और इसका इंटीग्रेशन तुम्हें तो पता ही है, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। और सिंपल से बात है, तुम्हें जहाँ पर तुम्हें ये चीज़ मिल गया तो ये मिल गया तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गया क्योंकि तुम्हें यही निकालना था। एफ ऑफ टी का मतलब ही हुआ एफ ऑफ एक्स वाई, तो इसका वैल्यू बस हम लोग बैठा दिए एफ ऑफ एक्स वाई। और ये जो एल एन का मतलब लॉग ई होता है, ठीक है, एल एन का मतलब लॉग ई होता है, तो ई को हम लोग वहाँ पर लेके चले गए तो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब ये ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी तो ई टू दी पावर सी हुआ डॉट ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाई टू हुआ। अब इस ई टू दी पावर सी को हम लोग कांस्टेंट पकड़ लिए, के पुट कर दिए और इसको हम लोग यहाँ पर ये पुट कर दिए तो बस निकल आए हम लोग का यहाँ पर। तो सिंपल सा था। देखो यहाँ पर पहला स्टेप ही तुम्हें अप्लाई करना था कि एक्स वाई के जगह पर मुझे वी पुट करना था, बाकी सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप तुम्हें वो
आ ही जाता अगर तुम पहला स्टेप अगर किए रहते तो इसको भी मैं इजी कैटेगरी में ही रखूंगा, ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम इससे नहीं खाएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या बताया गया है कि मुझे एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो सिंपल सा बात है, इसका भी तुम्हें फिगर बनाना, अगर बना लिए तो मैथ्स तो वहाँ पर ही खत्म हो गया। बस फिगर ही बनाना था और कुछ करना था नहीं यहाँ पर। अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि मुझे इसका फिगर कैसे आएगा। तो देखो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई प्लस वन। तो ये किस फॉर्म में है, ये जो इसका शेप जो होगा, इसका शेप कुछ इस तरीका से होगा, वाई एक्सिस पर होगा ये, ठीक है, ये इसका शेप होगा। अच्छा, जब वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स का 0, -1 होगा। तो इसका जो एक्चुअली इसका जो वर्टेक्स होगा ये कुछ इस तरीका से नहीं होगा, ये कुछ इसका डायग्राम कुछ इस तरीका से होगा। सटा दे दरवाजे को। तो चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या बताया गया है कि मुझे एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। इस फंक्शन का कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ए बी सी डी, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मुझे निकालने को कहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपल सा देखो, इसमें तुम्हें बस फिगर बनाना आना चाहिए। अगर फिगर बना ले तो प्रॉब्लम वहाँ पर ही सॉल्व हो गया। फिगर ग्राफ, इसलिए जब भी ग्राफ का जो चैप्टर पढ़ाया जाता है ना, तो काफ़ी उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। वैसे ग्राफ का तो कोई भी प्रॉब्लम डायरेक्ट आता है नहीं, लेकिन उसका एप्लीकेशन काफ़ी आता है। जैसे देखो यहाँ पर लोकल मैक्स, यहाँ पर मैक्सिमा एंड मिनिमा का प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ग्राफ का कॉन्सेप्ट काम में लग रहा है। तो कैसे इसका फिगर बनेगा, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन दिया गया है, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई प्लस वन होगा। अब इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, 0, -1 होगा। तो ये पैराबोला किस तरह से देखने में होगा, पैराबोला कुछ इस तरह देखने में होगा। काफ़ी सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। डायग्राम अभी सब लोग तुम यहाँ पर समझ में आ गए होगे क्यों ये डायग्राम ऐसे बना। अब देखो, लेकिन मुझे यहाँ पर मॉड दिया गया है। अब ध्यान दो, यानी इसका मतलब क्या हो कि मुझे पॉजिटिव वैल्यू, मुझे वो कंसिडर करना है जहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पॉजिटिव ही है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी पॉजिटिव ही है, तो ठीक है। लेकिन ये जो पोर्शन है ये नेगेटिव में आ रहा है, क्यों, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो ये नेगेटिव देगा। तो ध्यान रखना कि अगर मॉड लगा दिए ना, तो बस उस पोर्शन को फ्लिप कर दो। यानी ये ऐसे था तो मॉड लगा दिए, इसको बस तुम फ्लिप कर दो, ऐसे कर दो। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये ग्राफ का चैप्टर में सिखाया जाता है ये चीज़। तो इसका जो डायग्राम होगा ये कुछ इस तरह से देखने में होगा। देखो ये था y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का ये फिगर था, और ये हम लोग क्या किए, इसको हम लोग इस चीज़ को हम लोग फ्लिप कर दिए। तो फाइनल जो डायग्राम होगा ये होगा, ठीक है। अब ये लोकल मिनिमा कौन सा होगा, ये पॉइंट लोकल मिनिमा है, ये भी लोकल मिनिमा है, और ये लोकल मैक्सिमा है। तो सिंपल सा कि क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था, बस फिगर बनाना आना चाहिए था। तो इसीलिए मैं एक्चुअली इजी कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि इसमें बस तुम्हें वो फ्लिपिंग वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। इसमें क्या बताया गया, ये वेक्टर से प्रॉब्लम आया हुआ है। लेट अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर, गामा वेक्टर बी थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स विच आर पेयर वाइज नॉन कोलिनियर, यानी एक दूसरे के साथ नॉन कोलिनियर है। ओके, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, इफ अल्फा वेक्टर प्लस थ्री बीटा वेक्टर इज कोलिनियर विथ गामा वेक्टर। अब देखो, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो दो वेक्टर है, एक अल्फा वेक्टर है, ठीक है, एक बीटा वेक्टर है। अब
तुम्हें क्या बताया गया है कि अल्फा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर आर कोलिनियर। तो इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, दैट इज हियर अल्फा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर आर कोलिनियर, देन रिमेंबर दिस वन, दैट अल्फा वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा बीटा वेक्टर। लैम्डा इज एनी कांस्टेंट टर्म, ओके। तो ये होता है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। अरे ये काफ़ी मतलब बेसिक सा फॉर्मूला, ये सबको पता होना चाहिए कि अगर अल्फा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर कोलिनियर है तो अल्फा वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा बीटा वेक्टर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अल्फा वेक्टर प्लस थ्री बीटा वेक्टर इज कोलिनियर विथ गामा वेक्टर। अब ध्यान दो, वेक्टर प्लस वेक्टर क्या होता है, वेक्टर प्लस वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है ये कोलिनियर है इस वेक्टर के साथ। तो हम लोग क्या ये लिख सकते हैं ये, ठीक है। समझ में आ गया क्यों लिखे हम लोग, क्योंकि ये एक वेक्टर है, ठीक है। अब ये वेक्टर है कोलिनियर इसके साथ, तो सिंपल सी बात है, ये इज इक्वल्स टू लैम्डा वन डॉट गामा वेक्टर। तो ये इक्वेशन नंबर वन हो गया। अब सिमिलरली ये क्या बताया गया है कि बीटा वेक्टर प्लस टू गामा वेक्टर इज कोलिनियर विथ अल्फा वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग भी सिंपल सा यही लिखेंगे, ओके। तो इक्वेशन नंबर, ये एक्चुअली इक्वेशन नंबर टू ये है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि देखो यहाँ पर थ्री बीटा वेक्टर है, तो इसको भी थ्री बीटा वेक्टर बनाने के लिए मैं क्या किया, दोनों साइड थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया। तो इसको इक्वेशन नंबर टू नाम दे दिया हम लोग। अब इक्वेशन नंबर टू एंड इक्वेशन नंबर वन को हम लोग क्या किया, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग का ये आया निकला। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। और कुछ भी अगर डाउट रहता है तो सिंपली कमेंट कर देना, हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से अप्रोच करने का, ओके। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, कोफिशिएंट को तुम्हें मैच करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से अगर देखोगे, मेरे पास इक्वेशन है एक, ओनली वन इक्वेशन वी हैव, एंड देयर आर टू अननोन्स, यानी कि हमारे पास दो अननोन है। अल्फा वन भी अननोन है, अल्फा टू भी अननोन है, जो कि मुझे पता नहीं है। तो हम लोग तो यही जानते हैं कि अगर दो इक्वेशन है और मुझे दो वैल्यू निकालना पड़ेगा तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है और दो अननोन है तो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर तुम्हें कोफिशिएंट को मैच करना पड़ेगा, कोफिशिएंट को मैच करो और निकल जाएगा आराम से। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर गामा वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है, सिक्स है, और यहाँ पर गामा वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस लैम्डा वन है। तो सिक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा वन। उसी तरह से यहाँ पर अल्फा वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस वन कोफिशिएंट है अल्फा वेक्टर का यहाँ पर। और यहाँ पर अल्फा वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है, थ्री लैम्डा टू। तो थ्री लैम्डा टू इज इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ से लैम्डा टू निकल गया और लैम्डा वन निकल गया, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, मुझे इसका वैल्यू निकालना था, अल्फा वेक्टर प्लस थ्री बीटा वेक्टर प्लस सिक्स गामा वेक्टर। अब ध्यान से देखो, अल्फा वेक्टर प्लस थ्री बीटा वेक्टर क्या था हमारा, यहाँ पर देखो अल्फा वेक्टर प्लस थ्री बीटा वेक्टर क्या था, लैम्डा वन गामा वेक्टर। और लैम्डा वन का वैल्यू क्या है, माइनस सिक्स है, यानी कि माइनस सिक्स गामा वेक्टर। तो माइनस सिक्स गामा वेक्टर प्लस सिक्स गामा वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो नल वेक्टर ऐसा निकला, तो ऑप्शन विल बी बी। तो देखो ये इजी कैटेगरी में मैं रखूंगा, क्योंकि आ, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर बस मैं यही कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना पड़ा, और कुछ करना और कुछ भी हम लोग को एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट कुछ भी अप्लाई नहीं किए। और ये काफ़ी बेसिक सा कॉन्सेप्ट ही तुम्हें आना चाहिए था ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या बताया गया है कि अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन, और तुम्हें इसका वैल्यू निकालना होगा। तो देखो कोई भी प्रॉब्लम, कोई सो घबरा मत जाना। देखो अगर स्टेप वन कर लिए ना तो स्टेप टू अपने आप ही हो जाएगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट तो इसको प्रॉब्लम को देख करके छोड़ दिए होंगे, पहला इतना भारी भरकम इक्वेशन दिया गया है, क्या पता टू दी पावर एन दे दिया गया है, इतना बड़ा बड़ा फिगर दे दिया गया है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको निगलेक्ट करने का कोशिश किए होंगे। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर तुम्हें ध्यान रखो, अगर स्टेप वन आ गया तो स्टेप टू अपने आप ही वो आ जाएगा।
तो कुछ करना नहीं था, बस सिंपल सा बेसिक सा स्टेप्स फॉलो करो। जैसे यहाँ पर क्या बताया गया, अल्फा बीटा इक्वेशन है, मतलब रूट्स है इस इक्वेशन के। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं, ऑब्वियसली आराम से लिख सकते हैं। अल्फा बीटा यहाँ पर बैठा दो तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अल्फा प्लस 2 लिख सकते हैं। और सिमिलरली हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे निकालना क्या, मुझे ये चीज़ निकालना है। तो मुझे ये चीज़ निकालना है, तो इसको, इसका वैल्यू तुम पुट करो विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, तो ए टू दी पावर 10, तो ए टू दी पावर एन, ए टू दी पावर एन का वैल्यू क्या है, अल्फा टू दी पावर एन माइनस बीटा टू दी पावर एन। तो ए टू दी पावर 10 का वैल्यू क्या होगा, अल्फा टू दी पावर 10 माइनस बीटा टू दी पावर 10। और ठीक उसी तरीके से ए 8 निकालो और ए 9 निकालो। तो ये हम लोग का निकल गया। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का काम। ठीक है, अब सिंपल सा इसको बस सॉल्व करो। अल्फा टू दी पावर 8 यहाँ से कॉमन ले ही सकते हैं, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा टू दी पावर अल्फा टू दी पावर 10 है यहाँ पर, और यहाँ पर -2 अल्फा टू दी पावर 8 आएगा। तो हम लोग का ये आएगा। और ठीक इसी तरीके से बीटा टू दी पावर 8 को कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे, तो ये आएगा। और ये जो नीचे रहा वो तो वैसा का वैसा ही है। ठीक है, अब सिंपल से इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये इक्वेशन आएगा। कुछ करना नहीं है, बस सॉल्व करते जाओ, काम बस यहाँ तक ही था। तुम्हें अगर ये अगर बैठाने आ गया तो देखो यहाँ पर हम लोग का सॉल्व हो गया। ठीक है, तो 6/2 इसका आंसर है, हम लोग का आंसर 3 है फाइनली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 3 होगा। देखो प्रॉब्लम को देख करके मतलब छोड़ मत देना, एटलीस्ट इसको टच जरूर करना। अगर टच कर लिए तो ये प्रॉब्लम हो जाता। हाँ ऑब्वियसली कोई की प्रॉब्लम होता है जो कि टच करने के बाद भी नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट स्टेप 1 तो फॉलो करने से हो जाता। मतलब एक्चुअली देखो काफ़ी कुछ, काफ़ी सारा डेटा तो दे ही दिया गया था, ये दे दिया गया था, ये दे दिया गया था, और फिर ये निकालने को बोला था। तो काफ़ी सारा डेटा तुम्हें पहले से मालूम था, तो ये निकल जाता है एक्चुअली प्रॉब्लम। तो इस ये भी एक्चुअली इजी कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है। अब इस प्रॉब्लम में क्या बताया गया है, देखो मुझे बताया, पूछा गया है कि जेड माइनस जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये कहाँ पर लाई करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे पहले कि जेड डिवाइड 1 माइनस जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो देखो जैसे तुम देख सकते हो कि हम लोग ने यहाँ पर क्या किया कि लेट अल्फा इज इक्वल्स टू जेड डिवाइड 1 माइनस जेड स्क्वायर को सॉल्व करने का कोशिश किया हुआ है। तो हम लोग ने पहले क्या किया कि ऊपर नीचे जेड बार से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो डॉट जेड बार डिवाइडेड बाई जेड बार से मल्टीप्लाई करने पर हम लोग का ये चीज़ आया। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1 दिया गया है। मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1 दिया गया है, यानी हम लोग को क्या बताया गया है कि रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये बता दिया गया है। तो देखो अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी हम लोग का 1 होगा। तो देखो इससे तुम ये भी चीज़ बता सकते हो कि जेड डॉट जेड बार भी जो होगा वो 1 होगा। एक्चुअली प्रॉपर्टी के अंडर ही आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कि अगर मॉड जेड इज इक्वल टू 1 है तो जेड डॉट जेड बार भी 1 ही होगा। तो हम लोग बस वो ही अप्लाई किए तो ये आया हम लोग का। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को ये आया, फिर इसको सॉल्व फर्दर करो तो ये आएगा। अब हम लोग इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। देखो अगर कहीं पर भी डिनोमिनेटर में अगर आई रहा, जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में आई है, तो इसको रैशनलाइज करो तो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये रैशनलाइज होकर के हम लोग का ये आया। अब देख सकते हो कि ये जो है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्फा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड 2y डॉट आई, हेंस द पॉइंट्स लाई ऑन वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस पर ये पॉइंट लाई कर रहा है। ये तो ऑप्शन तो होगा ही नहीं, पहला बात ओरिजिन से पास कर ही नहीं रहा है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स हो नहीं सकता। तो यही एक ऑप्शन है, देख सकते हो। मतलब ये वाई एक्सिस इसलिए हो रहा है क्योंकि ये वाई एक्सिस ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अल्फा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड 2y डॉट आई। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। ये मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से प्रॉब्लम लिया गया है। सबसे इसमें खास बात ये है कि तुम्हें इसमें दोनों चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन भी और परमुटेशन भी, इसलिए प्रॉब्लम को काफ़ी अच्छा बोला जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, 5 लेटर वर्ड्स हैविंग डिस्टिंक्ट लेटर आर टू बी कंस्ट्रक्टेड
using the letters of the word equation so that each word contains exactly 3 vowels and 2 consonant। यानी मुझे एक 5 लेटर का एक वर्ड बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4। अब 5 लेटर का मुझे वर्ड बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस। कितना लेटर इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो टोटल 8 लेटर है, लेकिन मुझे 5 लेटर का ही वर्ड बनाना है। इस तरीका से ये मुझे वर्ड बनाना है ताकि 3 तो वॉवेल रहेगा, ठीक है, और 2 ठो कॉन्सोनेंट्स रहेगा, 2 ठो कॉन्सोनेंट रहेगा। तो ध्यान से देखो, इक्वेशन में कितना सारा वॉवेल है, 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 वॉवेल्स है, ठीक है, और कितना सारा कॉन्सोनेंट है, 1 2 3, 3 तो कॉन्सोनेंट है। तो मुझे 3 तो वॉवेल लेना होगा, ठीक है, अब मुझे 2 तो कॉन्सोनेंट लेना होगा। अब ये 3 + 2 5 लेटर तब जाके बनेगा। क्या बताया कि एग्जैक्टली 3 वॉवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट। ये जो हम लोग का फाइनली जो बनाएंगे, इसमें 3 तो वॉवेल और 2 तो कॉन्सोनेंट ही होना चाहिए। अब क्या पूछा गया है, हाउ मेनी ऑफ देम हैव ऑल द वॉवेल्स टुगेदर। यानी कितना सारा ऐसा वर्ड बनेगा जहाँ पर वॉवेल्स जो है वो टुगेदर है। तो देखो इसको करेंगे कैसे। नंबर ऑफ वॉवेल्स 5 है, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट 3 है। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, तो तुम्हें तुम्हें 3 तो वॉवेल लेना होगा 5 वॉवेल में से। तो कितना तरह से तुम सिलेक्शन कर सकते हो। तो 5C3 का मतलब ये हुआ कि हम लोग इतना तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। पहले सिलेक्ट करेंगे तब ना रीअरेंज करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास 15 तो प्लेयर है, 15 तो प्लेयर है मेरे पास, मुझे क्रिकेट टीम बनाना है। 11 तो क्रिकेट टीम होता है, 11 तो प्लेयर होता है एक्चुअली। और मान लो मुझे पेपर टोटल 15 प्लेयर है, तो कितना तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, 15C11, 15C11 तरह से हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीका से मेरे पास टोटल 5 वॉवेल्स है और मुझे 3 वॉवेल्स ही लेना है। तो मुझे कितना तरह से सिलेक्ट करेंगे, तो 5C3। अब उसी तरीका से कॉन्सोनेंट मेरे पास 3 है और मुझे 2 लेना है, तो कितना तरह से लेंगे, 3C2 तरीका से लेंगे। अब देखो, अब सिलेक्शन के बाद मुझे अरेंजमेंट करना होगा, ठीक है। ध्यान रखना, पहले सिलेक्शन किया जाता है तब अरेंजमेंट किया जाता है। ऐसा नहीं कि पहले अरेंजमेंट करेंगे तब जाकर सिलेक्शन करेंगे, जो कि पॉसिबल हो नहीं सकता। तुम अगर सोचो ध्यान से, पहले सिलेक्शन करेंगे तब अरेंजमेंट करेंगे उसका, ठीक है। अब देखो, एक बात ध्यान रखना, जब तक इवेंट कंप्लीट ना हो जाए तब तक मल्टीप्लाई करते रहना चाहिए। तो हम लोग देखो मल्टीप्लाई यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई रखे है तो यहाँ पर ही मल्टीप्लाई रखे, क्योंकि अब तक इवेंट कंप्लीट हुआ नहीं है। क्योंकि यहाँ तक तो हम लोग बस सिलेक्शन का काम कर लिए, लेकिन अब अरेंजमेंट भी तो करना होगा ना। तो देखो ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पर 3 ठो डब्बा बनाए हैं। एक डब्बा इस वॉवल के लिए बना कि वॉवल जो है वो टुगेदर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, ऑल द वॉवल्स टुगेदर। वॉवल्स को एक साथ होना पड़ेगा। तो वॉवल्स को अगर एक साथ होना पड़ेगा तो क्यों ना उसके लिए अलग से एक डब्बा बना लिया जाए। तो ये जो डब्बा है ये इसमें सिर्फ वॉवल्स ही रहेगा, ठीक है, इस डब्बा में। और ये एक कॉन्सोनेंट का डब्बा, ये कॉन्सोनेंट का डब्बा, ये अलग रह ही सकता है, कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखो, अब ये 3 तो एक्स है, एक एक्स है, एक एक्स है, एक एक्स है। अब ये तीनों एक्स कितना तरह से रीअरेंज हो सकता है अपने आप में, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से ये तीनों एक्स अपने आप में रीअरेंजमेंट कर सकता है, ठीक है, इधर उधर हो सकता है। ध्यान रखना, सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन का बात अब खत्म हो गया। अब बस अरेंजमेंट का बात हो रहा है। तो 3 फैक्टोरियल से लोग इधर उधर, जैसे ये एक डब्बा है, अब उस डब्बा में बस vowel ही है। अब इसको यहाँ पर रखो, फिर इसको वहाँ पर रखो, फिर इसको यहाँ पर रखो, फिर इसको यहाँ पर रखो, तो इतना तरह से रीअरेंज कर सकता है 3 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो, ये 3 फैक्टोरियल क्यों किए, काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ तक ही करके छोड़ देंगे एक्चुअली, ठीक है। तो ये 3 फैक्टोरियल करने का कारण ही यही था कि जो vowel है, जैसे यहाँ पर जो भी vowel है वो तो अपने आप में भी तो अरेंजमेंट कर ही सकते हैं ना। जैसे मान लो मेरे पास जैसे मान लो मेरे पास ये vowel है, y है
वाई है और वाई है। अब ये 3 ठो वाई अपने आप में भी तो रीअरेंजमेंट कर ही सकते हैं, तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल तो लिखेंगे ना। तो देखो यहाँ तक इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक मेरा, इसलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन ब्रेक नहीं किए, तो फिर मल्टीप्लिकेशन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 3 फैक्टोरियल इसलिए हुआ क्योंकि ये डब्बा कितना में रीअरेंज कर सकते हैं। जैसे ये डब्बा है तो डब्बा कितना तरीका से रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो 3 फैक्टोरियल। और डब्बा के भीतर एक भवेल भी है, ध्यान रखना। तो हो भी तो सकता है कि भवेल भी रीअरेंज कर रहे हैं अपने आप में, ऐसा तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। ठीक है, तो इसलिए 3 फैक्टोरियल इसके लिए भी कर रहे हैं, तो ध्यान रखना 3 फैक्टोरियल क्यों कर रहा है, तो इसका आंसर जो होगा ये 1080 होगा। तो इसको एक्चुअली मैं मॉडरेट का कैटेगरी में रखूँगा, ये मतलब ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये ईज़ी तो नहीं कहलाएगा क्योंकि इधर तुम्हें मतलब दोनों को ध्यान रखना, सिलेक्शन भी है, भी अरेंजमेंट भी है, दोनों चीज़ें था, लेकिन ये डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर तुम्हें अगर ठीक-ठाक अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किए होगे तो ये प्रॉब्लम आ जाना चाहिए, मतलब काफ़ी ऐसा नहीं कि एकदम से डिफ़िकल्ट था, मतलब थोड़ा बहुत अगर सोचते तो ये हो जाता है एक्चुअली। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया इस प्रॉब्लम में, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज। ये वैसे इसमें कुछ करना है ही नहीं, देखो कितना आसान प्रॉब्लम इसमें। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच एन एग्जामिनर कैन असाइन 10 मार्क्स टू 4 क्वेश्चंस। मेरे पास 4 क्वेश्चंस है, जैसे मान लो मेरे पास 4 क्वेश्चन है, Q1, Q2, Q3 और Q4, 4 क्वेश्चन है मेरे पास। अब ये चारों क्वेश्चन को मुझे मार्क्स अलॉट करने हैं, 10 नंबर अलॉट करने हैं। अब देखो यहाँ पर मुझे एक काफ़ी हेल्पिंग वाला स्टेटमेंट दे दिया गया है कि हर एक को 2 मार्क्स मिलना चाहिए, 2 मार्क्स से कम किसी को तुम नहीं दे सकते हो। यानी इसको भी 2 मार्क्स देना पड़ेगा, इसको भी 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स। तो पहला बात 10 नंबर में से 8 नंबर तो खत्म ही हो गया। यानी क्वेश्चन में दिखाई तो यही पूछा गया है कि जो 2 मार्क्स है ना, वो 2 मार्क्स को तुम्हें इस देना है, इसको देना है, इसको देना है, इसको देना है, इसको देना है। किस तरीका से दे सकते हो? तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप तो ये है कि इस क्यों ना तुम इसको ही रिमेनिंग जो 2 नंबर इसको ही दे दो, यानी 4 तो हो ही सकते हैं ना। यहाँ पर ये बताया गया कि नॉट लेस देन 2 मार्क्स। 2 मार्क्स तो पहले से सबको दे चुके हैं, पहले से ही हम लोग सबको 2-2 मार्क्स दे रखे हैं। अब मुझे जो बाकी का जो 2 मार्क्स बचा हुआ है 10 मार्क्स में से, उसको देना है। तो पहला ये हो सकता है कि हम लोग क्वेश्चन 1 को ही 4 नंबर दे दिए, क्वेश्चन 1 को ही 4 नंबर दे दिए, या ये हो सकता है या ये हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 2 है उसको ही 4 नंबर दे दिए, क्वेश्चन नंबर 3 है उसको ही हम लोग 4 नंबर दे दिए, या क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको ही 4 नंबर दे दिए। तो टोटल यहाँ से 4 तरीका निकल जाएगा। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को एक एक नंबर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो एक तो यहाँ पर ये निकल आया। ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को एक एक नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो यहाँ से एक और हम लोग का वे निकल आया। वैसे ये मैन्युअली में सॉल्व करो, वैसे यहाँ से तुम एक फार्मूला भी होता है तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं फार्मूला पर जाना नहीं चाहता है। सिंपल सा मैथ्स था तो मैंने सोचा इसको मैन्युअली कर लिया जाए। या क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 को भी तुम दे सकते हो। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग बाकी का भी पॉसिबल केसेस कर लिए। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ से कुछ कुछ चीज़ रिपीटिशन है। जैसे देख सकते हो यहाँ पर 1,2 और 2,1 रिपीट है, तो इसको एक एक को हम लोग काट देते हैं। ठीक है, 1,3 रिपीट है, यहाँ पर एक 1,3 है देख सकते हो, तो इसको हम लोग काट देते हैं। ये भी रिपीट है, 1,4 यहाँ पर रिपीट है, और 2,4 ये भी रिपीट है, ये रिपीट है देख सकते हो। 3,4 ये भी पेयर रिपीट है, मानी जो जो पेयर रिपीट होगा उसको तो फिर तो दोबारा तो ले नहीं सकते हैं ना, क्योंकि उसको तो पेयर को ऑलरेडी हम लोग केस ले चुके हैं। तो और कोई पेयर तो रिपीट हो नहीं रहा है, तो 1, 2, 3, 4 शायद एक और हो रहा होगा। हाँ ये देखो ये हो रहा है, 2,3 है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ से 6 निकला और यहाँ से 4 निकला, यानी कि टोटल 10 तरीका हो सकता है वो जो रिमेनिंग जो 2 मार्क्स है उसको अलॉट करने का। तो रिमेनिंग 2 मार्क्स अलॉट करने का टोटल 10 वेज है, तो हम लोग का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ओके,
अब देखो ये भी प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है, मतलब देखने में लग रहा है कि काफ़ी लेंदी होने वाला है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल ऐसे करते करते 99 फैक्टोरियल तक का है। और मुझे बोला गया कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, मतलब यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या होगा। अब जैसे काफ़ी लोग को यूनिट प्लेस हो सकता है पता नहीं है, तो मैं एक बार बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लो कोई एक नंबर है 5638, ठीक है, तो यूनिट प्लेस मतलब होता है जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, तो ये वंस वाला जो होता है इसको हम लोग यूनिट प्लेस बोलते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछा गया था कि समेशन करने के बाद ऑब्वियसली बहुत बड़ा फिगर आने वाला है, ठीक है, सोच सकते हो, तो काफ़ी बड़ा डिजिट आने वाला है, तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा यानी कि यहाँ पर जो डिजिट होगा इसका बीच में तो उसका बीच में तो काफ़ी सारा डिजिट होगा, तो इसका जो यूनिट प्लेस में जो डिजिट होगा यानी इस पोजीशन पर उसका नंबर मुझे बताना होगा, ठीक है। तो देखो इस लोग सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल ऐसे करते करते 99 फैक्टोरियल तक दिया गया है। तो देखो 1 फैक्टोरियल मतलब 1, इसका मतलब 2, 6, 24, 120 और 720। ऐसे करते करते काफ़ी सारा आएगा, उसको लोग बाकी को सॉल्व नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे देखो आगे। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ से जो बाकी जितना भी नंबर है ना सबके लास्ट में जीरो डिजिट आने ही वाला है, तुम देख सकते हो सबके लास्ट में जीरो डिजिट आने ही वाला है, ठीक है। समझ ही सकते हो कि 5 मल्टीप्लाई टू 10 तो वहाँ पर दे ही रहा है। देखो ये 5 आ गया ना, मतलब 5 फैक्टोरियल से कोई भी नंबर होगा तो उसमें 5 रहेगा और 2 भी रहेगा ही रहेगा। तो 5 मल्टीप्लाई टू यानी कि 10, यानी इसको तो किसी तरह भी लास्ट में जीरो तो उसको बना ही देगा, ठीक है। तो सब में लास्ट में जीरो देगा ही देगा यूनिट प्लेस पर, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो 33 होगा। तो जैसे मान लो काफ़ी सारा जीरो 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 मिलेगा लास्ट में, इसको सॉल्व करने के बाद, और हम अगर हम 33 ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो कितना होगा 33 होगा, तो 33 होगा। तो ध्यान से देखा जाए जो इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 3 होगा। आई होप डैट तुम लोग समझ गए होगे। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, हम लोग को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, या टेलीग्राम ग्रुप पर भी तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी हम लोग तुम्हें इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर तुम्हें समझ में ना आया हो रहा था। अब ये जो प्रॉब्लम है देखो, ये बाइनोमियल थ्योरम का प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ पर मैं ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कहीं पर ये बड़ा फिगर दिखे ना, तो इसको छोटा कर लेना। जैसे यहाँ पर देखो 1+x 1+x 1+x, इसको बड़ा देख देख के मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने क्या किया इसको छोटा कर लिया, यानी कि 1+x को मैंने t पुट कर दिया। तो जैसे t पुट कर दिया तो ये जो इतना जो बड़ा सा जो इक्वेशन था यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये कुछ इस तरीक़ा से मैं बदल गया, ऐसे बदल गया, ठीक है। अब देख सकते हो इसका ये एक जीपी सीरीज़ में है, मतलब जीपी सीरीज़ में है, ये देख सकते हो, क्योंकि कॉमन रेशियो इसका कितना आ रहा है, x/t आ रहा है। तो जीपी सीरीज़ का समेशन क्या होता है, पता ही होगा तुमको, फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 माइनस आर, और यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म था वो कितना है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर टी टू द पावर 2016 है, तो बस फर्स्ट टर्म बैठा दीजिए। अब देखो ये सॉल्व करना तुम्हारा काम है, इसको सॉल्व कर लेना तुम, ठीक है, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है, काफ़ी इजी है। सॉल्व करने के बाद तुम्हारा ये इक्वेशन आएगा, सॉल्व करने के बाद टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट, सॉरी मतलब टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना तुम यहाँ पर, तो ये तुम्हारा ये आएगा। अब देखो, अब ये 1+x टू दी पावर 2017, इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा, ये होगा बाइनोमियल थ्योरम का सबसे फर्स्ट वाला फार्मूला जो होता है उसको हम लोग अप्लाई किए, तो ये आया हम लोग का, ठीक है। और यहाँ पर जो ये बच्चा है उसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब देख सकते हो ये और ये कट जा रहा है, तो यहाँ तक ही बच्चा रहा, तो यहाँ तक ही बच्चा रहा, ठीक है, तो इसको लिख दो। अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, आ, इसका मतलब तुम्हें ये दिया गया है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है समेशन ऑफ i022016 ai xi। तो यहाँ पर बस a0 x0 बैठाओ, a1 x1 बैठाओ, a2 x2 बैठाओ, ऐसे करते करते
x2 2016 a 2016 से बताओ। अगर देखा जाए तो ये जो a0 a1 a2 क्या है, ये x का कोफिशिएंट है। और यहाँ पर हम लोग बता ही सकते हैं कि यानी कि ये a0 यहाँ पर क्या है, ये है देखो, ये जो 1 है ना वो 1 ही एक्चुअली a0 है, और x टू द पावर 0 तो कुछ है नहीं, तो वो तुमको एक्चुअली दिख नहीं रहा और क्या। और यहाँ पर a1 क्या होगा, यहाँ पर a1 हम लोग का nc1 होगा, और a2 क्या होगा, nc3 होगा। ठीक है, तो इसको करना क्या है, इसमें बस a7 क्या होगा, n7 nc17 होगा, समझ रहे हो, अच्छा एक्चुअली n17 होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर nc17 का फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा, 2017 फैक्टोरियल डिवाइड 2000 फैक्टोरियल डॉट 17 फैक्टोरियल। ओके, कुछ था नहीं प्रॉब्लम, बस तुम्हें सॉल्व करना था और कुछ था नहीं एक्चुअली। अब देखो इस प्रॉब्लम में क्या बताया गया है, इस डिटर्मिनेंट का मुझे वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखने में काफ़ी भयंकर लग रहा है, डिटर्मिनेंट ए एन है, ए एन प्लस 1 है, ए एन प्लस 2 है, लेकिन ये एक्चुअली काफ़ी आसान है। देखो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या बताया कि ए एन का मतलब क्या है, ए एन का मतलब हुआ nth टर्म ऑफ जीपी। ओके, तो ए एन लिख सकते हैं हम लोग a1 r टू दी पावर n माइनस 1। तो हम लोग दोनों सेट लॉग पुट किए तो ये हम लोग का निकला। बस तुम पे बस ये ऑपरेशन अप्लाई करना था, ये ऑपरेशन अप्लाई करो तो तुम्हारा ये आएगा। ठीक है, तुम और देखो इसका तरीका, इसको करने का तरीका और भी 2-3 हो सकता है। तुम कोई भी तरीके अप्लाई करो, ये छोटा ही होने वाला है, ये बड़ा होने वाला है नहीं प्रॉब्लम, बस ये तुम्हें ऑपरेशन ही परफॉर्म करना था। ठीक है, तो ये करने पर देखो मेरा ये वाला रो और ये वाला रो इक्विवेलेंट आएगा। 6 को कॉमन ले लो यहाँ से, या यहाँ से 3 को कॉमन ले लो तो इक्विवेलेंट आएगा। तो अगर तुम्हें पता है कि अगर 2 ठो रो अगर इक्विवेलेंट रहता है तो इसका जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। कोई भी 2 ठो रो या कोई भी 2 ठो कॉलम अगर मतलब इक्वल इक्विवेलेंट होता है, मतलब साइड बाय साइड वाला, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है। ओके, अब इस प्रॉब्लम को देखो, ये प्रॉब्लम में क्या बताया गया है, कॉट इनवर्स ऑफ 2 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 8। एक बात ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी कॉट इनवर्स के टर्म्स में दिया गया है तो उसे टैन इनवर्स में कन्वर्ट जरूर करना है। क्योंकि देखो हमेशा हम लोग जो फॉर्मूला याद रखते हैं ना वो टैन इनवर्स के फॉर्म में याद रखते हैं। देखो ये प्रॉब्लम जो है कॉट इनवर्स में भी तुम कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टैन इनवर्स में हम लोग को करने का आदत रहता है, इसलिए ट्राई करना कि टैन इनवर्स में कन्वर्ट करने का उसे। ठीक है, तो देखो इसका जो जनरल टर्म था क्या है, यहाँ पर 2 है, 8 है, 18 है, तो ऑब्वियसली इसका जनरल टर्म होगा क्या होगा, 2n² कॉट इनवर्स ऑफ 2n² होगा। ठीक है, तो ये जनरल टर्म हम लोग का। अब इसको हम लोग ने क्या किया, टैन इनवर्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, अब देखो टैन इनवर्स में कन्वर्ट तो कर लिए, अब इसको आगे कैसे बढ़ना है, तो देखो टैन इनवर्स में इसका फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या किए, इस 2 को हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, यानी ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किए, तो 4n² नीचे हुआ। ठीक है, और ऊपर कितना हुआ, 2 हुआ। अब देखो ये करने के बाद हम लोग इसको ऐसे लिख ही सकते हैं, +1 -1। इसको लिखने का कारण यही था कि हम लोग इसे फॉर्मूला में बना सके, तो इसको हम लोग फॉर्मूला में बना चाहिए। अब देखो जैसे ये आया तो हम लोग फॉर्मूला जानते ही है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, तो ये हुआ tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग का जो n है, n निकालना मुझे, एस एन निकालना है एक्चुअली। ठीक है, तो एस एन निकालने के लिए मुझे, जैसे ये हम लोग का फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, 1 से लेकर के nth तक रन करेगा n का वैल्यू। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 1 बैठाते हो तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 माइनस tan इनवर्स 1। उसी तरीके से बाकी भी n का वैल्यू बैठाओ, जैसे यहाँ अब n का वैल्यू एक बार 1 बैठाओ, फिर n का वैल्यू 2 बैठाओ, ऐसे करते 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 n तक जाओ। ठीक है, तो तुम्हारा ये आएगा, ये आएगा, ऐसे करते करते n तक आएगा। अब ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट का पहले वाला जो नंबर है
इस ब्रैकेट का जो लास्ट वाला नंबर है वो कट रहा है। यानी यहाँ से तुम ये पता, अगर तुम यहाँ पर एक और अगर ब्रैकेट रखते तो शायद पता तुमको लग सकता था। अगर देख सकते हो तुम कि जो हर एक ब्रैकेट का लास्ट वाला वैल्यू कट रहा है और हर एक ब्रैकेट का फर्स्ट वाला वैल्यू कट रहा है। लेकिन देखो ये नहीं कटने वाला, ये कटने वाला नहीं है। तो मेरा ये बचेगा और ये बचेगा। तो एट द एंड मेरा यही दो टर्म्स बचेगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं। और तो मुझे निकालना क्या था, मुझे ये निकालना था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn। तो इसको हम लोग क्या किए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। tan इनवर्स इन्फिनिटी पता है तुम्हें π/2 होता है और ये π/4। तो हम लोग का आंसर जो है वो π/4 निकला। तो ऑप्शन विल बी, कौन सा ऑप्शन हम लोग का, ऑप्शन बी हो रहा है। ये देखो इजी कैटेगरी में है, बस तुम्हें ये अप्लाई करना आना चाहिए था कि फॉर्मूला में बना दे। ये चीज़, ये मेन चीज़ था। ये जो दो स्टेप देख लो ये मेन था। वैसे प्रॉब्लम काफ़ी ईज़ी था। वैसे ऐसा प्रॉब्लम काफ़ी सारा तुम लोग को कराया गया होगा। अगर पीवाईक्यू ढंग से किए होगे तो ये प्रॉब्लम काफ़ी आसान है। काफ़ी ये प्रॉब्लम रिपीट भी हुआ है अगर तुम प्रीवियस ईयर देखोगे तो डब्ल्यूबीजेई का। आना जरूरी है क्या बार बार इसको? हाँ, अब इस प्रॉब्लम में देखो क्या बताया गया है। 4 persons A, B, C, D throw an unbiased die turn by turn in succession till one gets an even number। देखो ये प्रॉब्लम तुम काफ़ी बार किए होगे, लेकिन इस बार थोड़ा कुछ अलग हट करके ये प्रॉब्लम दिया गया है। जैसे तुम लोग ये प्रॉब्लम किए होगे कि ए एंड बी दो तो पर्सन है, वो लोग टॉस कर रहा है टिल वन गेट्स द हेड। इफ ए स्टार्ट्स द गेम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए। तो ठीक ये भी प्रॉब्लम ठीक उसी तरीका से ही है। अगर वो प्रॉब्लम अगर किए होगे ठीक तरीके से तो ये भी तुम्हें आना चाहिए ही। तो यहाँ पर 4 पर्सन है, ठीक है, चारों पर्सन डाई थ्रो कर रहा है। तो डाई तब तक ये लोग थ्रो करते रहेगा लाइन बाय लाइन जब तक किसी को इवन नंबर ना मिल जाए। तो पहला बात, इवन नंबर मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इवन नंबर मिलने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 3/6 यानी 1/2, ठीक है। तो देखो मुझे ए का सक्सेस निकालना है। तो देखो क्या क्या केस पॉसिबल हो सकता है। पहला केस ये हो सकता है कि ए ने पहला ड्राई थोड़ा पहले और वही जीत गया, यानी कि इवन नंबर आ गया। यानी ए ने क्या किया, डाई को थ्रो किया और इवन नंबर आ गया। पहला केस ये हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ए लिखे सिर्फ यहाँ पर। और क्या केस हो सकता है कि ए ने ड्राई थ्रो, मतलब ए ने ड्राई फेंका और इवन नंबर नहीं आया, यानी कि फेलियर अचीव हुआ। तो ए नॉट लिखे। अब देखो यहाँ पर बी हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि मुझे सिर्फ बताया गया ए का सक्सेस निकालना है, ए का जो है वो विनिंग निकालना है ताकि ए जीत सके। सिर्फ यही ए का विनिंग जो प्रोबेबिलिटी है बस मुझे वही निकालना ही है। तो मुझे किसी तरह भी बी नॉट लिखना होगा, यानी बी बार मान के चलना होगा कि हाँ बी का नहीं आया है, क्योंकि मुझे ए का सक्सेस निकालने को कहा गया इस प्रॉब्लम में सिर्फ, ठीक है। तो सी बार डी बार डॉट ए अगेन। और मान लो ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में भी मतलब ए ने इवन नंबर नहीं है उसका, सेकंड टाइम में भी ए का इवन नंबर नहीं है और थर्ड टाइम में जाकर के आया, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हर एक केसेस को मुझे वो देखना है जहाँ पर ए जीत सकता है, जहाँ पर ए का इवन नंबर आ सकता है, ठीक है। तो ये 1/2 हुआ, ये 1/2 टू दी पावर 5, ये 1/2 टू दी पावर 9। तो सिंपल सा चीज़ है ये जीपी सीरीज में इनफाइनाइट जीपी सीरीज, इसका समेशन ये होगा 8/15 आया। और मुझे इसी का प्रोबेबिलिटी निकालने को कहा गया था, तो 8/15 इसका आंसर होगा। ओके, काफ़ी आसान प्रॉब्लम था ये भी इजी कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है। ओके, तो हम लोग फिर नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 25 प्रॉब्लम, जो कि मतलब देखते ही सॉल्व हो जाता है। यानी कि ये 25 प्रॉब्लम ऐसा था, 25 प्रॉब्लम्स फर्स्ट 25 प्रॉब्लम ऐसा था कि जो कि देख करके वो हो सकता था, यानी कि उसमें ज़्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ता और बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होता तो वो हो जाता प्रॉब्लम एक्चुअली। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट सीरीज में मीट करेंगे।